बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वफाकी काबीना, वज़ीर आला और सरकारी अफसर के जो हुकाम थे उन्होंने भी शिरकत की। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि दिन रात मेहनत करें पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। दूसरी जानब मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से सियासी और मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर तनकीद भी की गई और कहा गया ज़रूरी और मुआशी जो हालात हैं दुरुस्त हुए बगैर कोई मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है और जिसमें सरमायाकारी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। देखिए, वो तो वज़ीर आज़म साहब खुद बयान फरमाएंगे और ज़ाहिर है कि उनका जो वज़ारत इत्तलात और बाकी जो हमारे अकाबरीन हैं वो बताएंगे कि क्या है। लेकिन जो ये जो ग्राउंड रियलिटी है जी, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है और ये है सरमायाकारी। और आपने सरमायाकारी तो करनी है, ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। जी, यानी अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करता है तो उसको 2-3 बातों का यकीनन उसको इल्म होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि माहौल साजगार हो, सियासी अदम इस्तेकाम ना हो। उसके बाद ये है कि मतलब एयरपोर्ट से वहाँ से जहाज़ में बैठने से पहले से लेकर यहाँ तक उसके जेब कुतरे जो हैं वो ना खड़े हों उसकी जेबें काटने के लिए और उससे अपना भत्ता लेने के लिए। और पता चला कि वो इलॉन मस्क बरामद हो रहा है कच्चे के इलाके से, देखें ना उसकी वीडियो आ रही है कि मैं आप मुझे डाकू लेके उठा के, मतलब ऐसा माहौल भी ना हो मुल्क में। मतलब एक उनको सेफ सिक्योर यहाँ पे मिले। तो आइडिया तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है, SIFC वन विंडो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अब वो किसी ने 10 अरब का ऐलान किया, कुछ लॉन्ग टर्म मतलब है कि वो कौन से इंटरेस्ट होंगे, तो वो आएंगे, फिर लोग फिर देखेंगे, फिर सरमायाकारी होगी जैसे सऊदी अरेबिया की। तो अभी है फौरी इशू, फौरी इशू ये है कि एक तो IMF का डेलीगेशन चला गया स्टाफ लेवल मुआहदा किए बगैर। दूसरा जो मसला है वो ये है कि तमाम जो पिछले 1-2 रोज़ से हम भी बात कर रहे हैं और हर जगह ही बात हो रही है कि 1300 अरब रुपए का टैक्स इजाफी, कीमतें जो बढ़ने जा रही हैं वो बढ़ने जा रही हैं। और उसके बाद जो है वो अब चाइना जो है वो पता नहीं ये जो इन्होंने मामला सारे तय किए हुए हैं IPPs और ये गोरख धंधा जो वो इधर ही बिजली बनाते हैं और चाहे उनसे बिजली ख़रीदी जाए और ना ख़रीदी जाए वो इधर ही उनको पैसे देने पड़ते हैं डॉलर्स में। कमाल देखें ना, ये लोकल भी हैं उसमें कुछ बाहर के भी हैं, ज़्यादा उसमें बहुत बड़ी IPPs तो बहुत बड़ा मसला है। तो तमाम अशिया पे 18% GST अद्विया समेत, और यानी GST अलग, बाकी टैक्सेस अलग। 3,700 रुपये, 3,700 अरब रुपए जो है वो एक साल में टैक्स इजाफी इकट्ठा करना है, एक साल में से। और ये सारा जब करके ये बजट में सारी शराइत पूरी कर ली जाएंगी, ये बजट मंजूर हो जाएगा पार्लियामेंट से पहले, ठीक है। मतलब होता है ना, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें कह के गए हैं IMF वाले बुनियादी तौर पे। तो ये सारी जब शराइत पूरी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म जो हम बात करें ना उनसे एक लॉन्ग टर्म एक बेल आउट पैकेज में जाएंगे या क्या जाए, वो तब होगा जब ये सारी शराइत पूरी होके और ये अगला एक साल हम तय कर लेंगे कि अगले एक साल में इतना बजट, इतने टैक्सेस नाफिज हो गए, इतना ये हो गया, फिर उससे अगले साल में ये हो गया, फिर उससे अगले साल में। तो ये सारा जो है ये सब हो गया और उसके बाद फिर सरमायाकारी तो एक अलग है ना, वो एक अलग इशू है। सरमायाकारी एक अलग इशू है। उसमें देखें ना, उसमें आपने बहुत सारे जब मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका, दुनिया के बहुत ममालिक जो हैं वो अपने यहाँ वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं कि वो सरमायाकार आएँ और सरमायाकारी करें। उनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं
ठीक है, कि ये जी लोकल इन्वेस्टर्स हैं या बाहर से हैं, आपको लोकल पार्टनर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप ही आके लगाते जाएं तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, भाई लोकल पार्टनर्स होंगे आपके साथ, आपको कोई बिजली में, कोई टैक्स में, कोई बाकी चीज़ों में रिलीफ मिलेगी, सब कुछ होगा। तो ये सारा आईएमएफ तो इसके उल्टा ही बात कर रही है। आईएमएफ वो तो कह रही है कि भाईजान यहाँ पे सारा जो भी कुछ होगा और आप टैक्स लगाएं और हमें दें। अब अगर आप उनको मिसाल के तौर पे सरमायाकारों को हम कहते हैं, मतलब है कि हम कहते हैं कि जी आपसे हम आपको छूट देते हैं, जैसे दुनिया के मुल्क सारे करते हैं, बाहर से सरमायाकारी आ रही, तो फिर उसके नतीजे में जो आपके आपके यहाँ के अवाम है उन पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आप उनको, तो ये एक गोरख धंधा है। मैं आपको बिल्कुल एक बात, मतलब मैं उससे अपने इस नुक्ते से कभी नहीं हटा और मैं उस पर रहूँगा, चाहे वो कामयाब हो या वो नाकाम हो या हो पाए या ना हो पाए। जब तक आप कुएं में से कुत्ते को नहीं निकालेंगे, उस गलीज जानवर को नहीं निकालेंगे, आप जितनी मर्जी दफ़ा कुएं का पानी साफ़ करने की कोशिश करें वो नहीं साफ़ होगा। और वो क्या है कि आप पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी मुल्क में आए, वो तो जाहिर सी बात है। आप ये जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए मुकम्मल तौर पे। और नंबर थर्ड, अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। मतलब यहाँ से जितने पैसे हम उस मुल्क से कह रहे हैं कि हमारे पास लाएं, उतने की साथ ही निकल रही हैं उस मुल्क की लीक्स। मतलब 10 अरब वो लाएंगे तो 11 की तो वहाँ पे लीक्स में। मतलब देखें, बात ये है सारी कि जिस मुल्क में दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, मगरबी ममालिक, वहाँ पर भी होते होंगी, मतलब ये नहीं कि हर जगह बिल्कुल आप समझें कि, लेकिन वहाँ पर कोई कानून एग्जिस्ट करता है। अमेरिका, चाइना, कि जिस मुल्क में, जो मुल्क भी इस वक्त इकॉनमी के हवाले से जो है वो आगे जा रहा है, इंडिया अगर अट्रैक्ट कर रहा है बाहर से लोग, तो वो कोई होगा, रेड टेप होती है तो वो कहते हैं यार यहाँ रेड टेप ख़त्म करो, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करती है आगे पीछे। लेकिन बहरहाल वो पूरी कोशिश तो कर, मतलब आप कोई बुनियादी चीज़ खड़ी करते हैं तो बाहर से आती है ना। अब इशू ये है कि अच्छा, आइडियल माहौल वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी वहाँ पर भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस रेड टेप से जान छुड़ा के और बाहर के, लेकिन जाहिर है कि वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बाबू मिजाज तो है ना हमारे इस खत्ते में रहने वाले लोगों का भी चला आ रहा है। कानून हम निकालते हैं, वो जी ताज़ीज़ात हिंद पता नहीं किस ज़माने का, उसके रेफरेंस देके फिर हम अपनी अदालतें चलाते हैं। वो जो अंग्रेज़ दौर में ऐसा हुआ था ना, वो उस वक्त ऐसा हुआ था। तो बात ये है कि ये जब तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस और आपके अकाउंटेबिलिटी के बगैर, और यानी अक्रॉस द बोर्ड, यानी उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो। नैब तो एक बिल्कुल मजाक तमाशा बन गया ना, नैब तो एक तमाशा बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, अभी इस वक्त भी बना हुआ है, ये नहीं कि वो पहले बना, इस वक्त भी बना हुआ है ना। नैब नहीं इस्तेमाल हो रहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, हो रहा है, पहले भी होता रहा है, हमेशा होता रहा है। तो ये जो है, ये अदारे जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, और यहाँ से हर आदमी जो बैठा हुआ है वो कह के जी मैं तो, मेरी मर्जी, मैं तो मतलब रहता हूँ जहाँ पर मेरा दिल चाहे, मैं तो आता हूँ यहाँ पे, ये तो चरा गया पाकिस्तान, आके खाता पीता हूँ, निकल जाता हूँ पैसा बना के, नहीं। तो ये जब तक अकाउंटेबिलिटी आप नहीं करेंगे, तो आप बाहर से उन मुल्कों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे लूटा हुआ पैसा पड़ा हुआ है, तो आप कैसे उनसे कहेंगे कि भाई यहाँ पर आप, वो मतलब है कि देखें, इसका हमें एक पूरा, इसको छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी छोड़ दें आप साइड को, एक मुल्क की बात हो रही है ना। मुल्क में अगर आपने, और जहाँ पर हम खड़े हो गए, देखें इस वक्त, अब देखें ना, ब्रिक्स, SCO, ये सेंट्रल एशिया में कैसे तिजारत आगे चलनी है, आगे आपकी करेंसीज कैसे आनी है, आपने मतलब दुनिया पूरी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये आप क्या पढ़े हुए हैं, किन चीज़ों में हम, आप देखें अब ये जो हफ्ता है इसमें बड़े अहम मुकदमात लगे हुए हैं अदालतों में, और उसके अदालतों के अंदर एक बेचैनी है, पार्लियामान के अंदर बेचैनी है, और मतलब अस्करी शख्सियात बैठी होती हैं तो सब बैठ जाते हैं, वो हट जाती हैं तो सब उठ जाते हैं, मतलब अजीब बातें होनी शुरू हो, ये कोई अच्छा है। और फिर उसमें फ़ख्र का अंदाज़, मतलब है कि वो जो हम देखें,
हुकूमत है, मैं इंतज़ार असल में इस हफ्ते 2-3 बातें हैं। एक तो अदालतों के केसेस हैं, वो तो सबको पता है जी। और वो उनमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती वो देखना है। लेकिन असल बात है कि 28 तारीख को मियाँ साहब क्या कहते हैं, ये पूरा जो रौला रप्पा है उनके सर जाएगा ना, तो वो क्या इसको उन करते हैं? मतलब ये जो होने जा रहा है महंगाई और बजट और इसमें नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके लिए क्या है इसमें? मतलब वो क्या महसूस करते हैं? मतलब ये इस सूरत हाल को देख के मतलब उनकी क्या फीलिंग है कि क्या हो रहा है मुल्क में? उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है सूबे में भी, तो ये जो हो रहा है ये क्या है? इसमें नवाज शरीफ साहब क्या महसूस कर रहे हैं? तो मैं 28 तारीख को भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है कि ये मतलब वो क्या खुश हैं इससे? भाई देखें ना, दो चीज़ें होती हैं ना, दो चीज़ों में इंसान की होती है, एक तो अखलाकी, वो तो हमारे यहाँ, एक होता है कानूनी। तो अब अखलाकी को तो आप रहने दें साइड पे, वो तो चले मुल्क में, उसके तो एक मतलब एक ऐसे ही एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में। दूसरा कानूनी, वो 45, 47, 46, 47, 48 वो फॉर्म पता नहीं क्या है, वो निकल के आ रहे हैं। तो मसला ये है कि ये अब इसमें ये क्या होगा, अदालतों में कैसे होगा, किस तरह मामलात होंगे, तो ये उस वक्त तक नहीं ठीक होगा। देखिए मैं बिल्कुल जो है ना वो ये नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी, यानी आप ये देखेंगे जब ये इनकी हुकूमत 2018 से पहले वाली हुकूमत थी, या तो उस वक्त एक मैं आज ये बात कर रहा था कि इनके जो स्पोक्स पर्सन, वो शायद साहब तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छे अगर कोई स्पोक्स पर्सन इनके मुस्लिम लीग नून में मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं आजकल, मेरी बरसा बरस से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो इतने तरीके के साथ बात करते थे, और वो थे तारिक अजीम साहब, यानी जो शुजात अजीम साहब के भाई जो वज़ीर मुमलिकत भी थे, पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे, वो बाद में आ गए थे वो मुस्लिम लीग नवाज़ में, और जब ये 2013-14 के बाद वो मेरे ख्याल से कहीं कनाडा वगैरह में चले गए थे एज अ हाई कमिश्नर, लेकिन वो बड़े तरीके से वो इंगेज करना भी जानते थे। और वो ये जो है ना कि हर वक्त आप मतलब है कि वही डरा रहे हैं लोगों को, बहुत से डरा रहे हैं बार बार कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जहन में रखना, ये जहन में रखना कि वो आ जाएंगे, वो हमारे साथ है, वो बिल्कुल। भाई ये क्या, ये इस तरह हुकूमतें चलती हैं कभी? मतलब हमने कुछ नहीं करना, लेकिन ख्याल रखना हमारे ऊपर बात अगर हुई ना तो वो फिर देखा वो यार लोग कह रहे हैं भाई हमारे बिजली के बिल और हमारी गैस, ओ ये क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, महंगाई, ये हर दूसरा आदमी कंटुट्टा किसी जगह बैठ गया जाके, शरीफ आदमी जो है वो परेशान घूम रहे हैं, क्या हालात, अभी महंगाई फलाना ढिमाकना, हमारे बारे में बात नहीं करना, हमारे में अगर बात की आपको पता है ना हमारे साथ वो मतलब एक धमकी लगा के ना आगे से, तो भाई उसके छुप रहे हैं उसके पीछे। और मैं आपको बताऊं ये नहीं चल रहा ये सिस्टम नहीं चल रहा, और ये इसको बस आप देखें अभी, यानी अजीब व गरीब सा मामला है। अच्छा, शहबाज शरीफ अपनी जगह जो हैं वो कर रहे हैं काम, लेकिन मसला ये है कि एक सिलसिला है ना, एक पूरा सिलसिला, क्या रियासत जो है वो ब्लैकमेल होती रहेगी कुछ लोगों के हाथों हमेशा, ये केस भी ख़त्म कर दें, वो केस भी ख़त्म कर दें, ये पैसा बाहर ले जाने दें, ये देखें ना हम साथ हैं, फलाना दिमाग ना आगे पीछे। अब ज़रा हाल देखें मुल्क का क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल अपना ये है कि ये सरमायाकारी SIFC बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म लॉक करें आप, रूल्स बना के सब कुछ करके, लेकिन ये है कि बकौल फैसल वाडा साहब के, मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, फैसल वाडा साहब का जुमला ऑन रिकॉर्ड ये है कि मैं तो शहबाज शरीफ साहब को देख के एक पैसा ना दूँ। ये फैसल वाडा साहब का जुमला है कि मैं इनको देख के तो एक पैसा ना लाऊं मुल्क में, तो फिर कैसे? ये तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो मतलब ये है कि इसको ये देखना होगा कि अगले चंद दिनों में क्या होना है, इस महंगाई के असरात क्या होंगे लोगों पे। SIFC तो एक रियासत का एक लॉन्ग टर्म, देखें वो SIFC उसका नाम रखें जो भी रखें, मीशत आपको लॉक करनी पड़ेगी लंबे अरसे के लिए। और ये नहीं कि थोड़े दिनों के बाद हम ब्रिक्स में जा रहे हैं, नहीं हमने निकल, मतलब लॉन्ग टर्म दुनिया में अब वो जैसे आपका न्यूक्लियर है या बाकी जैसे ना स्ट्रेटेजिक, आप इकोनॉमी को उसी तरह से एक स्ट्रेटेजिक
बना लेना चीज़ के, स्ट्रेटेजिक हैं हमारे ये फैसले, वो भी लॉन्ग टर्म चलें। लेकिन ये कि इस तरह से नहीं चलेंगे, ये तो इस तरह कैसे चल सकते हैं आप, खुदा का मतलब है कि इनमें से मतलब इनको पैसा देगा कोई कैसे, ये जो चक्कर मतलब बहुत तो वास्तव बहुत ही अच्छे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियंस की बात भी नहीं हो रही, बाकी जो ब्यूरोक्रेसी आपकी FBR को ठीक करने को तैयार नहीं हो रहे, वो जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी रिश्वत बढ़ेगी, जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी रिश्वत बढ़ेगी, रिश्वत का रेट बढ़ेगा, लोग टैक्स नहीं देंगे, चोरी और होगी, चोरी चकारी, सोशल अनरेस्ट फैलेगा और रिश्वत का रेट बढ़ जाएगा नीचे। वो कहेंगे अच्छा यार ऐसा है कि वो टैक्स दे दो या हमें रिश्वत दे दो, तो कहेंगे वो, क्योंकि वो नीचे वाले भी परेशान है, गरीब जो जिनका काम है उनको भी पैसे नहीं मिलते, तो उनकी भी तनख्वाहें कम है, तो वो एक पूरा सिस्टम आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये है कि ये इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये सिस्टम तो बनाने से रहा, इनके तो आप भूल जाएंगे ये सिस्टम कुछ करेगा, ये तो बस ये मुझे नहीं पता ये कैसे, वो ये ना कि जा रहा है, ये वो वाला फेज़ है, कैसे जा रहा है, किस तरह जा रहा है, अभी क्या होता है अदालतों में, आगे क्या होता है, हालात क्या होते हैं मैं नहीं जानता, मगर ये क्योंकि रियासत कुछ असूलों पे होते हैं ना, रूल्स आपके होते हैं प्रॉपर, उसमें सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ होता है और अकाउंटेबिलिटी होती है और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और तो ये तो अपनी मर्जी से जो आता है वो, और मैं अक्रॉस द बोर्ड सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये कि ये देखिए आने वाले दिनों के अंदर हंगामे हैं, हंगामा खेज दिन है, यानी हंगामों से मुराद ये कि वायलेंस नहीं कह रहा मैं, यानी हंगामा यानी अदालतें और इश्यूज़ और तलखी और ये सारे जो है मामला, तो लोड शेडिंग बढ़ रही है, और मतलब ये सारे मामला जो हैं आने वाले दिनों में मुल्क में मेरा ख्याल है कि अगले चंद हफ्ते बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वो सिंगापुर एयरलाइंस ज़हन में आ गई मेरे, सिंगापुर एयरलाइंस जो हैं जो कि टर्बुलेंस हुई थी उसमें जो लोग ज़ख्मी हो गए थे ज़्यादा, उनको $1,70,000 मिल रहे हैं फी पैसेंजर, $1,70,000। टर्बुलेंस का जो शिकार हुए थे, ज़ख्मी वगैरह हो गए थे, वो तो ठीक है, अल्लाह ताला ने सेहत दे, $1,70,000 मिल रहे हैं बहरहाल। अच्छा तो नहीं मतलब आप देखें कि वो ये एयरलाइंस किस तरह से यहाँ पर वो जहाज़ हो जाए वाक़ कभी वो पूरा वो एयरलाइंस वो देख के किसको कितनी इंजरी है, कैसे है, वो करने के थ्रू एयरलाइंस पूरा कि भाई आइंदा कोई ये ना हो कि जी लोग ट्रैवल ना करें उस एयरलाइंस में। एनीवे, 2-3 बातें ऐसी, तो ये अभी देखते हैं कि ये देखिए मुल्क है तो सब है, सबको इनको सोचना चाहिए बैठ के कि क्या बात कर रहे हैं, ये इसको ठीक करें, इकॉनमी को ठीक करने के लिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, और अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब जैसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इदारे नहीं बल्कि कोई ना कोई कानून ज़रूरी हैं जिसमें ये हो कि एक अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और बड़ी रुथलेस किस्म की होनी चाहिए। बहरहाल ये मेरा नुक्ता नज़र है और बरसा बरस से, और मैं उस पर किसी किस्म का उसमें दो राय नहीं रखता, और सियासतदानों की होती है उसकी होती है, सबकी करें, जिस जो है सबकी करें अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये तो एक बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि 2-3 चीज़ें फिर 24 घंटे में कहता हूँ ना, 24 घंटे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, बड़े वाक़यात हो रहे हैं, बड़े वाक़यात। पहले तो ये हुआ है कि वो नेतन्याहू साहब ने कहा कि मैं नहीं मानता, मैं उस कानून को मानने को तैयार ही नहीं हूँ, वो जो फैसला हुआ है वहाँ से, और फैसला जो है वो मैं बिल्कुल उन्होंने जो है वो रफ़ा पे स्ट्राइक्स वगैरह की, हिज़्बुल्लाह के साथ आगे पीछे जाए। अच्छा, एक खातून है, उनका नाम है प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड, प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये पढ़ाती रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड जो तंजीमें जो इंसानी हकूक़ पे, फिर यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ तंजीमें उससे ही वाबस्ता रही हैं। और ये जो हैं इनको प्रेसिडेंट बाइडन ने स्टेट डिपार्टमेंट का, जब आए वो प्रेसिडेंट के तौर पे आए, तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट का इनको जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया एडवाइज़र, स्टेट डिपार्टमेंट का एडवाइज़र नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, ये जो प्रोफेसर सारा जो हैं, प्रोफेसर किसने नॉमिनेट किया? अच्छा, फिर ये हुआ
कि 12वीं स्लाइड कि अमेरिका की तरफ से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रोफेसर सारा क्लीवलैंड को नॉमिनेट किया। ये मैं उनकी स्लाइड आपको दिखा रहा हूं। 2024 इसी साल वो जज बनी और 2033 तक रहेंगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका की कैंडिडेट, और इन्होंने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। इन्होंने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। मैंने कल कहा था ना, युगंडा की सिर्फ खातून है जो हीरो बनी हुई है इसराइल में, बाकी दुनिया से उनको मतलब क्या सुनने को मिल रहा है इसको छोड़ें आप। लेकिन ये जो अमेरिका है, अब अमेरिका की, अच्छा बाइडेन की मुकम्मल इनको सपोर्ट है। ये इस अमेरिकन पॉलिसी जो है ना, बड़ी एक ट्रिकी पॉलिसी है। ये क्या है अमेरिकन पॉलिसी? बाइडेन की मुकम्मल सपोर्ट है और इन्होंने, ये उनकी नॉमिनी है, मैंने आपको स्लाइड दी, उनकी नॉमिनी, इन्होंने वोट डाला है उसके नेतन्याहू के खिलाफ, और जेनोसाइड और ये सारा, और बड़ी फाल है वहाँ पे। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने बमबारी और ये सारी जारी, लेकिन साइड में हटो बचो हटो बचो हटो बचो। तो एक तो ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कल उनसे मुलाकात की, और यहाँ पे मैं बिल्कुल आप समझें कि सऊदी प्रेस एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूँ। सेकंड स्लाइड, बिल्कुल उनके अल्फाज था कि द फ्रेंच प्रेसिडेंट रिसीव्स द मिनिस्ट्रियल कमेटी असाइंड बाय द जॉइंट अरब इस्लामिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट ऑन गाजा। ये सऊदी प्रेस एजेंसी SPA की खबर है। अच्छा, अब हुआ ये कि मैक्रोन जो है उन्होंने, अच्छा कौन कौन इसमें थे ये देखें आप जरा। चेयरमैनशिप इसकी क़यादत कौन कर रहे थे? प्रिंस फैसल बिन फरहान, ठीक है। फिर उसके बाद जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उनकी मौजूदगी साथ साथ किसकी थी, ठीक है। अगर हम बाकी नाम उसमें देखें तो हमें उसमें नज़र आएंगे कतर के जो एक्सलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और जो है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। फिर उसके बाद हमें नज़र आएंगे जॉर्डन के एमन सफ़ादी, ठीक है। फिर हमें नज़र आएंगे वहाँ पे इजिप्ट के, ठीक है, सामे शोकरी। और ये सारी शख्सियात इन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन से कल मुलाकात की, और सब्जेक्ट एक ही था, वो ऊपर लिखा नज़र आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट ऑन गाजा। और इन्होंने डेंजरस डेवलपमेंट्स डिस्कस की, ऑनगोइंग इजरायली एग्रेशन एंड नीड टू इंटेंसिफाई एफर्ट, इमीडिएट कंप्लीट सीज फायर इन द स्ट्रिप, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस और डिलीवरी, और ये सारा, ठीक है, कंप्लीट सीज फायर। और उसके बाद फिर उसमें आगे अगर इस प्रेस रिलीज को हम दिखाएं थोड़ा सा, ये मेंबर्स ने इंपॉर्टेंस इंडिपेंडेंट सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जून 4, ठीक है, 1967 विद ईस्ट जेरूशलम एज इट्स कैपिटल, ठीक है, पैलेस्टीनियन स्टेट। और परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल से अपील कि वो जो है वो ये करें। अच्छा, ये तो हो गया ना इस मरहले पे सारे लोग। अच्छा, मुझे ये नहीं इल्म कि तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पे ब्रसल्स क्यों जा रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कोशिश की, वो भी ब्रसल्स जाके इन मीटिंग्स का तुर्की भी हिस्सा बनने जा रहा है, गज़ा के ऊपर ही। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच रहे हैं ब्रसल्स और पेरिस। अब वो ये बात तो पहले डिस्कस हम कर चुके हैं कि तुर्की और रशिया जो है वो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, लेकिन वो अभी मुझे ये नहीं पता कि तुर्की जो है क्या इन मुज़ाकराती कमेटी का किसी का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो गज़ा पे मीटिंग्स के लिए यूरोप पहुँच गए हैं, ग़ालिबन ब्रसल्स या पेरिस या, और थोड़ी देर पहले CIA चीफ पहुँच गए, विलियम बर्न्स पेरिस पहुँच गए, और मोसाद के चीफ भी पहुँच गए, डेविड बार्निया। और मिस्र के और कतर के जो ओहदेदारान जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, और बिल्कुल उन शराइत पे जो शराइत पहले तय हुई थी। सीज़ फायर, मुकम्मल सीज़ फायर, तबादले, और कैदियों की जो है वो यरगमालियों की रिहाई, कैदियों की रिहाई फ़लस्तीनी जेलों से, और उसके साथ जो है वो फिर बाकी जो शराइत थी।
किस तरह से द डे आफ्टर, यानी जब ये सीज़ फायर के बाद एड खोली जाएगी सारी, रफ़ा से शुरू भी हो गई है, रफ़ा क्रॉसिंग से। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल की थी गांस को, मैं ये इनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इसराइली मिनिस्टर गांस। अच्छा, ये जो है ना 4th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, सेक्रेटरी ब्लिंकन की कॉल, ये गांस जो है ना, ये बड़े एक तो गैलेंट है ना गांस, ये 3 लोग हैं ना जंगी काबीना में। अब ये जो, अच्छा इनको फ़ोन किया, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इनको फ़ोन किया। अच्छा, ये जो इनको फ़ोन किया, जो गैंस हैं, ये वज़ीर बे महकमा है, मतलब एक तो गैलेंट है ना, वो वज़ीर दिफा है, और वज़ीर ख़ारजा तो हमें पता नज़र ही नहीं आया इस पूरे क्राइसिस में, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा वो कहीं इधर उधर फेंका हुआ है उनको। अच्छा, बाकी वो इंतहा पसंद, उनको भी एक तरफ वो वज़ीर ख़जाना, ये जो, और वज़ीर दिफा गैलेंट है। लेकिन ये जो गांस है ना, ये अपोजिशन में थे, और ये 5 दफ़ा नेतन्याहू से इनका टाकरा हो चुका है 2019 और 22 के दरमियान। ये 7 अक्टूबर के बाद हुकूमत का हिस्सा बन गए नेतन्याहू की। अब इनसे अमेरिका बात करता है, इनको दावत भी दी थी अमेरिका ने कि आके हमसे बातचीत करें, क्योंकि ये मुतबादिल हैं नेतन्याहू का। अगर नेतन्याहू हुकूमत गिर जाती है तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इनको ये पता है अच्छी तरह कि बाइडेन मेरे साथ। लेकिन अब सेक्रेटरी ब्लिंकन इनसे बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने नेतन्याहू को भी नहीं कॉल की, गैलेंट को भी नहीं, गांस को कॉल की। गांस वो, अच्छा ये वो हैं जिन्होंने कहा मैं 8 जून को अलग हो जाऊंगा इस हुकूमत से, अगर इस हुकूमत ने कोई प्लान नहीं दिया और ये सफारतकारी नहीं की और ये नहीं किया, तो मैं हुकूमत से अलग हो जाऊंगा। इनको कहीं ना कहीं आंख मारी हुई है अमेरिका ने कि ज़रा चूँ चाँ हो ना इधर उधर, तो मतलब तुम अलग हो के उधर से हुकूमत गिरा देना, ठीक है। अब इनसे बात की है, अब जब इनसे बात होती है तो नेतन्याहू को तकलीफ होती है कि भाई इनसे क्यों बात करें, ये तो हुकूमत में है ही नहीं, मतलब ये तो मतलब अपोजिशन में, ये तो कह रहे हैं मैं तो अलग हो जाऊंगा, इनकी जो नेशनल पार्टी वो कहते हैं अलग हो जाएंगे। अच्छा, इनसे बात की है, और साथ ही डायलॉग शुरू हो गया, और डायलॉग जो शुरू हो गया है उसमें मतलब मोसाद के चीफ भी हैं, मोसाद के चीफ, और मोसाद के चीफ को बड़ी यानी पावर्स दे दी गई हैं कि वो जो चाहें, मतलब पहले ये था कि मोसाद के चीफ ने आके, अच्छा यहाँ पे अजीब खेल हो रहा है, मोसाद के चीफ ने आके नेतन्याहू की शिकायत कर दी अमेरिकन से कि माई बाप ऐसा है कि मुझे आप ज़्यादा मेरे अवामी बयानात को छोड़ें, ये मुझे नेतन्याहू नहीं इजाज़त देता, मैं यहाँ कुछ कमिट करके जाता हूँ, मैं जलील होता हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने फिर वॉर काबीना ने बाकायदा ये ऐलान किया कि हम मुकम्मल इख्तियारात दे रहे हैं कि जो मोसाद का चीफ कहेगा वो वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। मोसाद का चीफ जो है वो मिल गया है जनाब, वो इजिप्ट और ये और वो सारे, अब हटो बचो चल रहा है। अच्छा, अब ये सीज़ फायर जो है, अब इस पर टॉक दोबारा शुरू हो गई, लेकिन इसी दौरान एक और इंतहाई अनहोना वाक़या हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि ये तमाम वाक़यात ये ध्यान में रखें कि 30 तारीख को, अभी चंद रोज़ के बाद, एमबीजी जो हैं यानी मोहम्मद बिन जायद, वो जनूबी कोरिया और उसके बाद चाइना जा रहे हैं, और चाइना में अरब चाइना समिट और कॉन्फ्रेंस और इन्वेस्टमेंट, वो उस पर नज़र रखनी है हमने, और वो एक बड़ा इवेंट हो रहा है। अब ज़रा वक्फा लें तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि इसके बाद अब जो दूसरी अनहोनी चीज़ सामने आई है इंटरेस्टिंग, वो क्या है, वो बड़ी स्टोरी है। वक्फा लें तो बात करते हैं बराह रास्त पाकिस्तान पे बराह रास्त। ये मैंने आपसे कहा ना, ये हमने जल्दी स्टेबिलिटी लेकर आनी है, वरना ये जो है ना, ये हमारे हाथ से जो भी गेन्स हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के और बाकी सारे, वो निकल जाएंगे अगर हमने इंटरनल स्टेबिलिटी ना लेकर आए। और स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत आपकी आएगी, जो कि IMF भी कह रहा है, अल्लाह रात में कह रहा है। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़रूरत है कि खत्ते के हालात बराह रास्त बहुत ज़्यादा ये तो इस वक्त तो बहुत ही इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं, और ये इसमें इस सूरत हाल को तो फौरी अभी मेरा ख्याल से यानी कोई ना कोई फौरी रिलीफ तो देना है ना। ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं, और ये उस वक्त लॉन्ग टर्म होंगी जब कि ये आपके मुल्क के अंदर कोई एक रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर कैसे यहाँ से सरमाया बाहर जा रहा है और बाहर से कैसे वापस आएगा। तो ये मेरा ख्याल है उसके लिए हमें मैं तो समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी लाजिम हो गई है पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल ना हो, लेकिन ये कि जितना पैसा बाहर है लोगों का, ये ईमानदारी से लोग पैसा कमा रहे हैं वो अलग है, लेकिन जो यहाँ से आपको हर थोड़े अरसे के बाद कोई पेपर्स निकल आते हैं, कोई जायदादें निकल आती हैं,
एक दफ़ा अकाउंटेबिलिटी करें और कानून बना के मुल्क को आगे चलें, और सियासतदान नहीं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी नहीं। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो खिते में मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे। एक मुझे जो मैं आज राइटर्स ने एक रिपोर्ट, जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो बेलारूस में है, और बेलारूस ज़ाहिर है कि बड़ा उनका करीब तरीन गालिबन इत्तेहादी है रशिया का, और वहाँ पे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज और ये सारी बात कर रहे हैं। लेकिन आज प्रेसिडेंट पुतिन ने कल पहले तो एक बात की वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल बातचीत को तैयार हूँ यूक्रेन के ऊपर, कोई मसला नहीं है, मैं यूक्रेन पे बातचीत करने को तैयार हूँ और मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। लेकिन इससे पहले जो तुर्की में मुज़ाकरात हुए थे 2022 में, जिस पे यूक्रेन भी राज़ी हो गया था और हम भी राज़ी थे, रशिया भी राज़ी था, उसके खदोखाल पे आगे सीज़ फायर पे हम बात कर सकते हैं। और अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है इस वक्त रशिया की तरफ से। अच्छा, इसके ऊपर जो राइटर्स ने एक्सक्लूसिव स्टोरी आज दी है वो कह रहे हैं कि पुतिन वांट्स यूक्रेन सीज फायर ऑन करंट फ्रंट लाइंस, यानी ये वही जो चाइना का फार्मूला था जो मैंने बात की थी मैं कि यानी बिल्कुल ये जो राइटर्स की 8th न्यूज़ है वो ये है कि जंग वहाँ पर मैक्सिमम जगह लेके और फिर वहाँ पे सीज फायर, ताकि वो फिर इलाका तो चला गया रशिया से। अच्छा, तो रशिया से कौन लेगा वापस? तो उन्होंने कहा है रॉयटर्स ने कि भाई ऐसा है कि इसको जो है हम इस पे तैयार हैं सीज़ फायर पे बात करने के लिए, जंग बंदी पे निगोशिएशंस पे तैयार होने के लिए। फ्रंट लाइंस मौजूद है, जो भी अभी जंग ख़त्म कर दें तो अभी जो फ्रंट लाइंस हैं उस पर थोड़े दिन बात करेंगे, हो सकता है हम पूरा खरकीव हमारे पास आ जाए, उसके बाद करेंगे शायद कि हम कीव तक पहुँचें। तो मतलब है कि जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी जो है। अच्छा, यूक्रेन की तरफ से कहना ये है कि ये अगले महीने जो स्विट्ज़रलैंड में समिट हो रही है उसको सबतास करने की कोशिश है, उसमें रशिया आ नहीं रहा और चाइना उसमें आ रहा है और ये सारा। लेकिन मैं इस बात को जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है इसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत इस वक्त दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा गैर मामूली है ये बात कि चाइना जो है, चाइना के वज़ीर ख़ारजा और ब्राज़ील के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आए, यानी चाइना और ब्राज़ील की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट आए। ये बड़ा कम हुआ और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ ब्राज़ील गवर्नमेंट 11वीं स्लाइड। ब्राज़ील एंड चाइना प्रेजेंट जॉइंट प्रपोजल फॉर पीस निगोशिएशंस विद पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अच्छा, सिर्फ चाइना, अच्छा ये ध्यान में रहे कि चाइना से अमेरिका, शी जिनपिंग और आगे पीछे बात, चाइना अपना एक पीस प्लान भी लेकर आया था, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि चाइना की तरफ ही बात, चाइना की तरफ से भी बात हुई, लेकिन खाली चाइना ने अपने साथ ब्राज़ील को भी लिया। तो ब्राज़ील की जो प्रेस रिलीज है आज गवर्नमेंट की, जो अभी दिखाई मैंने आपको, गवर्नमेंट ब्राज़ील की, वो कह रही है कि ब्राज़ील एंड चाइना प्रेजेंट जॉइंट प्रपोजल फॉर पीस निगोशिएशन विद पार्टिसिपेशन ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अनयूजुअल है कि ब्राज़ील और चाइना एक साथ डॉक्यूमेंट वहाँ से जारी करें। अच्छा, फिर इसको जो चाइना की जो न्यूज़ एजेंसी है वो भी इसको बड़ा उन्होंने भी फ्लैश किया इस बात को। पुतिन सेज, जो 10th स्लाइड है, पुतिन सेज कि रेडी टू कंटिन्यू टॉक्स विद यूक्रेन बट ऑन प्रीवियस एग्रीमेंट्स, यानी प्रीवियस एग्रीमेंट्स वही थे कि जहाँ पर जो है, जहाँ पे है, जहाँ रुके वहीं पर जो है ये मामला आगे चलाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा। मतलब मुझे बताए ना, जो इलाके रशिया के पास चले जाएंगे यूक्रेन कैसे छीनेगा? यूक्रेन तो डिफेंसिव पे अपनी जो मतलब हट्टो बचो से गुजर रहा है ना फेज से, कि वो तो जो इलाके ना निकल जाए, मजीद ये ना हो जाए, हमें पैसे दो, हमें इससे हमला हो गया, इधर से हो गया, उधर तो सीज़ फायर तो अमेरिका भी चाह रहा है। अमेरिका ने चाइना से गालिबन बात की हुई थी कि आप इसमें पीस प्रोसेस लेकर, चाइना आ गया था सामने। तो अब चाइना जो है और ब्राज़ील भी साथ आ गए, तो अमेरिका तो इस वक्त इलेक्शन की तरफ जा रहा है, बरतानिया भी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। देखिए ना, ये मुल्क, ये सबसे आम जो इत्तेहादी थे वो तो इलेक्शन की फेज में जा रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में जो है वो अब ये एक स्टेटमेंट का इसका आना जो है, और मैं फिर ग्लोबल टाइम्स का भी आर्टिकल मैंने पढ़ा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 17वां, चाइना एंड ब्राज़ील, दो मुल्क प्रपोज रोड मैप फॉर यूक्रेन क्राइसिस। अच्छा, मैंने आपसे कहा अनयूजुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना और ब्राज़ील, यानी खाली चाइना भी नहीं कि लगे कोई चाइना करवा रहा है, तो ब्राज़ील भी साथ आ गया। ब्राज़ील ब्रिक्स में चाइना का बहुत, ब्राज़ील एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है इस वक्त,
ये तो बड़ी हमारी एक अजीब-व-गरीब सी पॉलिसी है पाकिस्तान की कि पता नहीं हम जो साउथ अमेरिका है और लैटिन अमेरिका के देखते क्यों नहीं है। ये ब्राज़ील और वहाँ जितने मुल्क हैं ये बड़े ज़बरदस्त, ये मतलब इनका बहुत रोल है इस वक्त पूरी दुनिया में, आने वाले अरसे में तो बहुत कलीदी किरदार अदा करने जा रहे हैं ये मुल्क सारे, और ब्रिक्स के हवाले से बाकी वालों से। लेकिन हमारी उस तरह से इंगेजमेंट उनसे नहीं है, होनी चाहिए बहरहाल। तो ब्राज़ील ने और चाइना ने जनाब ये एक प्रपोजल रखा, साथ ही प्रेसिडेंट पुतिन का भी स्टेटमेंट आ गया कि हम भी जनाब सीज़फायर के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, राइटर्स की स्टोरी में वो है कि जी उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम चाहें तो सारा का सारा इलाका ही ले लें यूक्रेन का, इसको हमारी शिकस्त कमज़ोरी ना समझा जाए, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। लेकिन ये कि हम निगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, और चाइना और ब्राज़ील ने उसके साथ ही प्रपोजल रख दिया कि भाई रोड मैप के साथ हम, तो उधर भी कुछ हो रहा है, ये जैसे पेरिस में हो रहा है ना। देखें, ये ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू में बड़ी चीज़ें कॉमन है इन दोनों में। एक तो ये दोनों डंप हो गए, ठीक है, और फिर ये दो जंगें ऐसी हैं जो फॉर एवर वॉर्स। एक तो यूक्रेन तो ज़ाहिर है उसका इशू इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ कत्लेआम हुआ है जी। और ये गले पड़ने जा रहा है जो है बाइडेन इंतज़ामिया के बुरी तरह, कि इसराइल भी पीछे, उनकी इसराइली लॉबी भी अगेंस्ट हो गई है, मुसलमान भी, मुझे नहीं पता वो क्या करें। बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं ट्रंप, बिल्कुल ट्रंप का एक देखें हालात किधर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो बयान देंगे। तो ये जो है ये दो जंगों के हवाले से जो है वो आज हमारे सामने, एक तो यूक्रेन के हवाले से पहला मुस्बत ऐलान हुआ है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि हम फ्रंट लाइन्स के ऊपर बात करते हो, वो जो तुर्की के अंदर हुआ था वो उसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं, उसी नक्शे के उन्हीं ख़त-व-ख़ाल पे। और दूसरी जो बात है वो उन्होंने कही है कि चाइना और ब्राज़ील का आ गया साथ ही स्टेटमेंट कि जी रोड मैप के साथ दोबारा आ गए, वो कंप्लीट रोड मैप के साथ। और फिर ये है कि पेरिस में मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और इसमें ये ज़हन में रहे कि जिस जज ने इसराइल के ख़िलाफ़ फैसला दिया है वो जज जो है वो अमेरिका की नॉमिनी खातून है, प्रोफेसर। और ये मैं बात आपसे कहता हूँ ना कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर जो उधर भी है ना, जिसको चैलेंज कर रहा है, उसमें खूबियाँ बड़ी हैं, उसमें भी ह्यूमन राइट्स और ये बाकी बातें और अकाउंट वो, लेकिन बस वो बाज़ दफ़ा वो अजब सा उनका एक माहौल होता है, जिसकी वजह से आप देखें ये अब लड़ाई शुरू हो गई, सड़कों पे मुजाहरे आगे पीछे कि भाई आप सिस्टम से क्यों, आप तो ये कहते थे, ये क्यों यूनिवर्सिटियों के अंदर, मतलब तो बाइडन भी चाहते हैं कि इसको जल्दी इस मामलात को ठंडा करें। तो यूक्रेन का पीस कैसे होता है, इसमें अरब ममालिक भी प्रपोज़ल ला चुके हैं, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ला चुकी है, इसमें चाइना भी ला चुका है प्रपोज़ल। लेकिन यह है कि यूरोप चूँकि ख़ुद एक पार्टी है और अमेरिका पार्टी, तो वो तो, लेकिन वो भी चाहते हैं जंग को जल्दी ख़त्म करें और ये कत्लेआम रुके। ये कत्लेआम ये मेरे ख्याल से एक आध दिन के अंदर वाज़े हो जाएगा। ये CIA चीफ़ दोबारा और मोसाद चीफ़ दोबारा, और ये सारे एम्बेसडर्स फॉरेन मिनिस्टर सारे पेरिस में, और तुर्की के जो ये देखना है कि तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, तुर्की का इसमें रोल, मैं आपसे पहले भी किया था कि तुर्की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में। ये ज़हन में रहे कि ये तमाम इलाके जो हैं ये ऑटोमन एम्पायर थे, ऑटोमन एम्पायर थे ये तमाम इलाके, जहाँ पर बाद में इसराइल भी बना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।